हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? सुप्रभात। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग सहसंयोजक बंध पढ़ रहे थे। सहसंयोजक बंध में हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से सहसंयोजक बंध बनते हैं, उनकी क्या क्या अवधारणाएं थी, है ना, पॉइंट्स क्या थे वो देख लिए थे हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोगों ने एक चीज स्टार्ट कर दी थी, सहसंयोजकता, है ना, सहसंयोजक बंध की सहसंयोजकता। जैसे कि आयनिक बंध जो होते थे उसमें हम लोग देखते थे संयोजकता, वैसे ही सहसंयोजक बंध में सहसंयोजकता। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? जो आयनिक बंध बनते हैं बेटा, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूरे के पूरे एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। जैसे NaCl है, NaCl में बाह्यतम कोश में, सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, जबकि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये क्या करता है, कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जाओ। तो ये क्या है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान अगर होगा तो आयनिक बंध बनाएंगे, और वहां पर जो वैलेंसी, जो संयोजकता शो करेंगे उसी को संयोजकता बोलेंगे। लेकिन यहां पर संयोजकता का नाम चेंज कर दिया। काम तो यहां पर भी यही हो रहा है, काम यहां पर भी स्थायित्व का हो रहा है। स्थायित्व होने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग उसको वैलेंसी नहीं बोल के क्या बोलते हैं, सहसंयोजकता, है ना। संयोजकता ना बोल के क्या बोलेंगे, सहसंयोजकता। ठीक है, जैसे सहसंयोजकता अगर मुझे दिखानी हो नाइट्रोजन की, अब हमेशा ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन ये साझा करते हैं, कौन साझा करते हैं, परमाणु जितने अपने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उतनी उनकी क्या होती है, सहसंयोजकता होती है। जैसे कि अगर मैं N2 की बात करूं, N2 में अगर आपको देखना हो कि नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी होगी, तो नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। नाइट्रोजन की सहसंयोजकता यहाँ पे कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि एक नाइट्रोजन क्या करता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझा करने के लिए रखता है। O2 में अगर मुझे ऑक्सीजन की सहसंयोजकता देखनी होगी तो ऑक्सीजन की सहसंयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। H2 में मुझे हाइड्रोजन की सहसंयोजकता देखनी होगी तो हाइड्रोजन की सहसंयोजकता कितनी होगी, 1। उसी तरीके से अगर मुझे CH4 में कार्बन की सहसंयोजकता देखनी होगी तो क्या होगी, वो 4 होगी। ठीक है, कार्बन की सहसंयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर शो कर सकते हैं उतनी उनकी सहसंयोजकता होती है। ठीक है, जैसे सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। बाह्यतम कोश में 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4 16। ठीक है, और यहां पर एक 3d 0 भी खाली होता है। ठीक है, अब सहसंयोजकता में क्या होता है बेटा, अधिकतम सहसंयोजकता भी होती है। अधिकतम सहसंयोजकता मतलब कि कोई भी परमाणु, तत्व का कोई भी परमाणु जो होता है वो अधिकतम सहसंयोजकता कब प्रदर्शित कर सकता है, वो तब प्रदर्शित कर सकता है जब उसके बाह्यतम कोश के जो कक्षक हैं उनमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन पड़ा हो जो युग्मित हो, उनको क्या कर सके हम लोग, अयुग्मित कर सकें। उसको क्या कर सके हम लोग, अयुग्मित कर सके। जैसे यहां पर है, ये 3s2 है, ये 3p4 है, और ये 3d क्या है, यहां पर खाली है। तो यहां पर जो ये अभी सिर्फ क्या करता है, क्या कर सक रहा है, ये 2 ही सहसंयोजकता प्रदर्शित कर सक रहा है यहां पर। ठीक है, लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी मैं अयुग्मित कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये अधिकतम सहसंयोजकता प्रदर्शित कर देगा जो 6 हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे करेगा और क्या करेगा तो हम लोग बाद में बात करेंगे। बस ये है कि अधिकतम सहसंयोजकता, और इसी को हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील सहसंयोजकता। क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील सहसंयोजकता। भाई सल्फर की कभी तो आप +2 बोल रहे हो, है ना, कभी आप उसकी -2 बोल रहे हो, कभी क्या बोल रहे हो आप उसको +4 बोल रहे हो, कभी उसकी क्या बोल रहे हो +6 बोल रहे हो। तो भाई होगी क्या, है ना, इनको बोलते हैं हम लोग परिवर्तनशील संयोजकता, कि वो हर जगह पर जो शो कर रहे हैं वो हर जगह पर वो स्थायित्व ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है। इसी को हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील सहसंयोजकता। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं परिवर्तनशील सहसंयोजकता। परिवर्तनशील उससे पहले एक चीज लिख लो आप, एक पॉइंट लिख लो नोट लगा के, एक पॉइंट लिख लो आप।
यदि बाह्यतम कोश में खाली कक्षक हैं, या फिर रिक्त बोल सकते हो उसको, रिक्त कक्षक हैं, रिक्त कक्षक हैं, तो उत्तेजित अवस्था में सहसंयोजकता प्रदर्शित होगी और सहसंयोजक बंध बनेंगे। सहसंयोजक बंध बनेंगे। ठीक है। यदि बाह्यतम कोश में खाली कक्षक हैं तो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, शिफ्ट होंगे। उत्तेजित अवस्था में संयोजकता प्रदर्शित होगी और सहसंयोजक बंध बनेंगे। ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील संयोजकता। तो अगला जो टॉपिक रहेगा आपका वो यही रहेगा, परिवर्तनशील सहसंयोजकता। परिवर्तनशील सहसंयोजकता के लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं, कुछ शर्तें वहां पर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। पहली शर्त यह है कि परमाणु के पास बाह्यतम कोश में रिक्त कक्षक होने चाहिए। रिक्त कक्षक होने ही चाहिए, ऐसे लिखो आप, तो होने ही चाहिए। रिक्त कक्षक होने ही चाहिए। ठीक है। परमाणु के पास बाह्यतम कोश में रिक्त कक्षक होने ही चाहिए। दूसरा, परमाणु के बाह्यतम कोश में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने चाहिए। भाई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो उनको ही तो हमें क्या करना है, अयुग्मित करना है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के युग्म होने चाहिए वहां पर बाह्यतम कोश में। ठीक है। या फिर बाह्यतम कोश के कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने चाहिए। तीसरा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को उत्तेजित अवस्था में ले जाकर अयुग्मित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है एवं इस ऊर्जा को क्रमोन्नयन ऊर्जा कहा जाता है। इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, क्रमोन्नयन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। अब देख लो आप, परिवर्तनशील संयोजकता दिखाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है। सबसे पहली शर्त यह है कि वहां पर बाह्यतम कोश में रिक्त द्विकक्षक होने चाहिए, रिक्त कक्षक होने चाहिए। रिक्त कक्षक होने ही चाहिए, यह है शर्त नंबर 1। दूसरा,
शर्त नंबर 2, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना ही चाहिए। 2 चीजें तो होनी चाहिए। पहली, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो और रिक्त कक्षक ना हो तो कोई काम का नहीं है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन। पहली जो शर्त है वो पूरी होनी चाहिए, रिक्त कक्षक वहां पर होने ही चाहिए। रिक्त कक्षक होंगे तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का वजूद है वहां पर, ठीक है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होंगे फिर वहां पर, युग्मित हो सकते हैं। कैसे, उन रिक्त कक्षकों में पहुंचकर, और उन रिक्त कक्षकों में पहुंचाने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को बोला जाता है क्रमोन्नयन ऊर्जा। उन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने के लिए, कहां से, मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग क्रमोन्नयन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे उत्तेजित अवस्था में, उतने ही सहसंयोजकता प्रदर्शित करेंगे, उतने ही सहसंयोजक बंध वहां पर बनेंगे, ठीक है। क्रमोन्नयन ऊर्जा क्या होती है, यह आपको पता पड़ गया कि मूल अवस्था से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अयुग्मित करके उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिससे क्रमोन्नयन ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। चलो, अभी क्रमोन्नयन ऊर्जा से किसका रिलेशन हुआ, क्रमोन्नयन ऊर्जा से क्या निकला क्रमोन्नयन ऊर्जा से निकला क्रमोन्नयन नियम। क्या निकला, क्रमोन्नयन नियम। तो हम ये क्रमोन्नयन नियम क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। क्रमोन्नयन नियम, क्रमोन्नयन नियम कैसे कैसे लगेंगे। क्रमोन्नयन नियम क्या बोलता है कि समान कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का क्रमोन्नयन या फिर उत्तेजित होना समान कक्ष में, एक ही कक्ष के ऑर्बिटल कक्षक होंगे वो, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उत्तेजित होंगे। अब जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं भाई, उदाहरण ले लेता हूं मैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 1s2 2s2 2p3 होता है। इसके बाह्यतम कोश में 2 उपकोश है और 2 उपकोश में मिलाकर टोटल 4 कक्षक हो रहे हैं, ठीक है। पहले कक्षक में s के 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और यहां पर 3 है। 1 2 3। अब मुझे बताओ कि क्या इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को, आप सोच के देखो, इस जगह पर क्या मैं इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को उत्तेजित कर सकता हूं, बताओ। इसको क्या मैं कहीं और पहुंचा सकता हूं, सबको अनपेड कर सकता हूं मैं, सबको अयुग्मित कर सकता हूं क्या। परिवर्तनशील संयोजकता दिखाने के लिए, परिवर्तनशील सहसंयोजकता दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, पहली शर्त रिक्त कक्षक होने चाहिए, ठीक है। पहली शर्त है रिक्त कक्षक होने चाहिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो दूसरी शर्त है, यहां पे क्या रिक्त कक्षक है, नहीं है, यहां पर रिक्त कक्षक नहीं है, सब में इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर 2p-d नहीं होता, मतलब 2d 0 नहीं होता, यहां पे कोई d हमेशा कहां से शुरू होता है, 3 से, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में देख चुके हो आप, n-1d बोलते हैं हम लोग। तो d हमेशा 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, चौथे आवर्त से, ठीक है। 3d सीरीज, 3d श्रेणी। तो यहां पर कोई भी रिक्त कक्षक नहीं है। रिक्त कक्षक नहीं है तो ये अधिकतम सहसंयोजकता कितनी प्रदर्शित कर सकता है, अधिकतम सहसंयोजकता
ये प्रदर्शित कर सकता है 3। ठीक है, तो संयोजी कोश की संयोजी कक्षकों की, ऐसे लिखो, संयोजी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण NCl3 ही बनता है। अभी के नाइट्रोजन के इस केस में मूल अवस्था ही क्या है, इसकी उत्तेजित अवस्था है ना। इसकी ये मूल अवस्था ही क्या है, उत्तेजित अवस्था है। इलेक्ट्रॉन यहां से हम लोग शिफ्ट करा नहीं सकते, आप इसको ऊर्जा देते रहो, कहां लेके जाएगा बेचारा, है ना। नाइट्रोजन के पास में कोई उत्तेजित अवस्था है ही नहीं, रिक्त कक्षक है ही नहीं, कहां लेके जाएगा, इधर खेलता रहेगा यही। ठीक है, तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि NCl3 बन सकता है तो NCl5 क्यों नहीं बन सकता, या फिर NCl3 संभव है तो NCl5 संभव क्यों नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा, रिक्त बाह्यतम कोश में रिक्त कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन अधिकतम 3 ही सहसंयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए NCl3 ही बनता है। ठीक है, बाह्यतम कोश में रिक्त कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण N अधिकतम 3 ही सहसंयोजकता प्रदर्शित कर सकता है, इसलिए 3 ही सहसंयोजक बंध बना सकता है, और 3 ही सहसंयोजक बंध बनाने की वजह से वो क्या करेगा, सिर्फ नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ 3 सहसंयोजक बंध बना लेगा, 5 नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, अब ये नाइट्रोजन का देख लिया। अब जैसे नाइट्रोजन की फैमिली का दूसरा मेंबर है, वो है फॉस्फोरस, उसकी बात करते हैं। फॉस्फोरस एक फारसी वर्ड है, इसका एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6, ये दूसरा कोश खत्म हुआ, 3s2 3p6 नहीं 3p3 3s2 3p3, और यहां पर एक रिक्त कक्षक होता है D 3d0। ठीक है, तो मूल अवस्था की अगर मैं बात करूं तो इसकी मूल अवस्था में जो बाह्यतम कोश है उसमें जो S कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, P कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से P कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन है, और जिसका जो 3D खाली है पूरा खाली का खाली है। तो ये मूल अवस्था है। मूल अवस्था में फास्फोरस क्या दिखा रहा है, सहसंयोजकता। मूल अवस्था में फास्फोरस की सहसंयोजकता 3 है, जबकि अगर मैं यहां से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अयुग्मित कर दूं, अयुग्मित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको क्या बोलेंगे, क्रमोन्नयन ऊर्जा, एक ऊर्जा देनी पड़ेगी, न्यूनतम ऊर्जा। तो इसको उत्तेजित अवस्था में मैं पहुंचा सकता हूं।
तो उत्तेजित अवस्था में जब ये पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, अयुग्मित हो जाएंगे, और अयुग्मित होने की वजह से फास्फोरस की जो अधिकतम सहसंयोजकता है वो 5 प्रदर्शित हो जाएगी, 5 दिख जाएगी आपको। ठीक, तो उत्तेजित अवस्था में क्या करेगा, ये अधिकतम सहसंयोजकता प्रदर्शित करेगा, और इसकी अधिकतम सहसंयोजकता हो जाएगी 5। ठीक है, इसलिए अगर मूल अवस्था में मैं इसके सहसंयोजक बंध बनाना चाहूं तो ये PCl3 बन सकता है, और अधिकतम सहसंयोजकता उत्तेजित अवस्था में क्या बन सकता है, PCl5 भी बन सकता है। ठीक है, PCl5 भी बन सकता है। क्लियर है? चलो, तो प्रश्न ये आता है कि NCl5 संभव है, सॉरी PCl5 संभव है लेकिन NCl5 नहीं। नहीं तो क्यों नहीं? तो आप इसका रीजन लिख सकते हो, है ना, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अभी इसके पीछे वाला टॉपिक भी एक्सप्लेन किया था। तो इसका जो उत्तर लिखना है आपको वो है आपका ग्रह कार्य, पूरा लिखना है ऐसे दिखा दिखा के। ठीक है, चलो आगे चलते हम लोग, आगे बात करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन OF2 बना सकता है लेकिन OF4 नहीं बनाता, OF6 भी नहीं बनाता। तो आप ऑक्सीजन की अगर बात करो तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2,6, 1s2, 2s2, 2p4, लेकिन वहां पर तो ब्लैंक ऑर्बिटल है ही नहीं, रिक्त कक्षक है ही नहीं, और जो कक्षक है उसमें बाह्यतम कक्षक जो है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आगे जुड़ते हैं। इसका मतलब वो सिर्फ 2 ही सहसंयोजक बंध बना सकता है, तो OF2 बना सकता है, लेकिन OF4 और OF6 पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं। लेकिन अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर भाई SF2 भी बना सकता है, सल्फर SF4 भी बना सकता है, और सल्फर SF6 भी बना सकता है। अगर SF2 बनाया तो सहसंयोजकता कि 2 प्रदर्शित करेगा, यहां पर 4 प्रदर्शित करेगा, यहां पर 6 प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब सल्फर परिवर्तनशील सहसंयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। अब वो क्यों कर सकता है, क्योंकि सल्फर जो है उसके परमाणु क्रमांक 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d0। अगर आप देखो तो यहां पर मूल अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में। ठीक है, ये मूल अवस्था है। मूल अवस्था से अगर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने हो तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में पहुंचेगा, तो इसकी जो फर्स्ट पहली उत्तेजित अवस्था होगी, कर रहा हूं मैं, उत्तेजित अवस्था जो होगी उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा, P वाला, और यहां पर क्या करेगा, ये 4 सहसंयोजकता प्रदर्शित करेगा। तो फर्स्ट उत्तेजित अवस्था में, पहली उत्तेजित अवस्था में वो क्या करता है, 4 सहसंयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। जबकि अगर मैं दूसरी उत्तेजित अवस्था की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, अयुग्मित हो जाएगा। तो सेकेंड उत्तेजित अवस्था में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन भी अयुग्मित हो जाएगा। टोटल मिलाकर यहां पर कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाएंगे। इसका मतलब ये 6 क्या कर सकता है, सहसंयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। और सेकेंड उत्तेजित अवस्था, दूसरी उत्तेजित अवस्था में जाकर सल्फर क्या कर सकता है, अधिकतम सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है। तो आपसे पूछा जाए कि सल्फर अधिकतम सहसंयोजकता प्रदर्शित कब करता है, तो द्वितीय सल्फर 4 सहसंयोजकता प्रदर्शित कब कर सकता है, पहली उत्तेजित अवस्था में। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ये SF6 बना सकता है, यहां पर ये SF4 बना सकता है, यहां पर ये SF2 बना सकता है। ठीक है, सहसंयोजकता 2। अगर यहां पर SF2 बना रहा है इसका मतलब यहां पर 2 क्या है, लोन पेयर है। सल्फर के पास में क्या रहेंगे, 2 लोन पेयर रहेंगे, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म।
अगर ये SF4 बना रहा है इसका मतलब यहां पर एक क्या रहेगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर ये SF6 बना रहा है इसका मतलब यहां पर कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की थ्योरी भी यही है, यहीं से दिख जाएंगे आपको, है ना। यहां पर देखो SF4 बना रहा है तो ये क्या है, बायतम कोश में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये यहीं लगेगा इसके साथ, सल्फर के साथ में। तो एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म सल्फर में, यहां पर कोई भी नहीं रहेगा क्योंकि सारे के सारे क्या हो गए, अयुग्मित हो गए। यहां पर दो बनेंगे SF2 में। क्लियर। एक और देखते हैं हम लोग, आयोडीन। आयोडीन जो रहता है उसमें 5s में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5s, 5p और 5d खाली होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा फ्लोरीन, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन में 3s, 3p, 3d। तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर, 5। वैसे यहां पर 3s में कितने होते हैं, 2। वैसे 5s में 2, 5p में 7। 5d क्या है यहां पर, ब्लैंक है, रिक्त है, रिक्त है ना। उत्तेजित अवस्था, पहली उत्तेजित अवस्था में सहसंयोजकता कितनी प्रदर्शित करेगा बताओ। ये इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा, 3 हो जाएगी। पहली उत्तेजित अवस्था में सहसंयोजकता 3, ये इलेक्ट्रॉन जब मार के जा चला जाएगा। द्वितीय सहसंयोजकता, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में सहसंयोजकता कितनी, ये चला गया, ये भी चला गया, तो हो गए 5। तृतीय उत्तेजित अवस्था में अधिकतम सहसंयोजकता प्रदर्शित करेगा ये कितनी, 7। इसलिए IF7 नाम का एक कंपाउंड बनता है। इसकी बात करेंगे हम लोग कब करेंगे, जब संकरण पढ़ेंगे। ज्यादा दूर नहीं है संकरण, है ना। तो इस तरीके से मूल अवस्था में तो इसकी सहसंयोजकता कितनी रहेगी, 1। पहली उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन जब मांगे चला जाएगा 3, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में यह भी चला जाएगा 5, तीसरे में यह भी चला जाएगा 7। जब ये पहली सहसंयोजकता प्रदर्शित करेगा तो यहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने रहेंगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे यहां पर 2। ठीक है। जब यह प्रदर्शित करेगा 5 तो यहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने रहेंगे, 1। और यहां पर जब ये 7 प्रदर्शित करेगा तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 0। ठीक है। इस तरीके से ये परिवर्तनशील सहसंयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो मेन पॉइंट्स थे ये सब यहां पे खत्म हो गए आपके सहसंयोजक बंध के। अब सहसंयोजक बंधों के गुण हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद में कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। संयोजकता बंध सिद्धांत, कि संयोजकता बंध सिद्धांत क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी उसकी, है ना। इन्होंने ऐसे क्या कमी रख दी थी, इन्होंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में साझा करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं विपरीत चक्र में। जबकि वो क्या करके लाया, वो अतिव्यापन का कंसेप्ट लेके आया। किसका, अतिव्यापन का। ठीक है। कल बात करते हैं उसकी। कल तक के लिए इतना ही। कोई डाउट्स लेते हैं तो डाउट सेक्शन में पूछिए अगले लेक्चर से पहले, ताकि उसको मैं आपको क्लियर कर सकूं। ठीक है। धन्यवाद।